Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Zahid Nazir. Dear students, in this lecture we will discuss about the non-membranous organelles of the cell cytoplasm of eukaryotic cell cytoplasm either in plants as well as in animal cell. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, तो आज हम देखेंगे नॉन मेम्ब्रेनियस ऐसे ऑर्गेनेल सेल के साइटोप्लाज्म के जिनके अराउंड इटसेल्फ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। उनमें हम जब ऑर्गेनेल्स देखें तो हम देखते हैं राइबोसोम्स, और जो सेकंड मोस्ट टाइप हम देखते हैं दैट इज दी सेंट्रियूल्स। तो ये दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं एज वेल एज नॉन परमानेंट वैक्यूल्स इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। बट हमारे पास इस चैप्टर में जो डिटेल डिस्कस है वो हैं राइबोसोम्स और सेंट्रियूल, जो कि सिंगल विदाउट मेम्ब्रेन मींस नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं, जिनमें हम सबसे पहले देखेंगे राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स। तो बेटा याद रखिएगा कि दे आर बिलियंस इन पर सेल, बिलियंस इन या बिलियंस पर सेल। और यह भी याद रखिएगा कि राइबोसोम्स ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, आल्सो इन बैक्टीरियल सेल्स एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इट मीन्स ये वो ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं और बिलियंस पर सेल होते हैं। अगर हम बात करें साइट ऑफ फॉर्मेशन की, तो बेटा जो राइबोसोम्स हैं इनकी जो फॉर्मेशन होती है दैट इज इन दी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, कुछ डार्कर बॉडीज होती हैं स्फेरिकल लाइक, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। क्या नाम देते हैं हम इन्हें? न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। और न्यूक्लियोलस के अंदर फॉर्मेशन होती है राइबोसोम्स की। किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा? राइबोसोम्स की जो फॉर्मेशन होती है, दीज आर राइबोसोम्स। और कहां होती है? न्यूक्लियोलस में। और देन ये वाया थ्रू द न्यूक्लियर पोर कहां आते हैं? इनटू दी सेल साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सेल का साइटोप्लाज्म है, तो ये वाया मेम्ब्रेन्स अब यहां से तैयार होने के बाद सेल के साइटोप्लाज्म में या तो स्कैटर्ड हो जाते हैं, या फिर इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ये सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर आके अटैच होते हैं और उन्हें रफनेस देते हैं। तो अब यूकैरियोटिक सेल में ये सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी हो सकते हैं और इन केस ऑफ स्कैटर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। दीज आर राइबोसोम्स। तो अब इनकी फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में हुई, ट्रांसफर हो गए सेल के साइटोप्लाज्म में। कैसे ट्रांसफर हुए? वाया थ्रू दी न्यूक्लियर पोर्स। इन पोर्स के जरिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं उनके जरिए सेल के साइटोप्लाज्म में आएंगे, या तो ये स्कैटर्डली सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, या फिर ये आके अटैचमेंट ले लेते हैं ओवर द सरफेस या ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड मेक देम RER रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये इनकी फॉर्मेशन एंड लोकेशन थी, यानी साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में भी और ऑन दी सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी, जिसकी वजह से रफनेस आ रही है। फॉर्मेशन कहाँ हुई? न्यूक्लियोलस में। अब याद रखिएगा
इनकी हम स्ट्रक्चर को अगर डिस्कस करें बेटा, तो जो स्ट्रक्चर होती है इन केस ऑफ व्हाट द राइबोसोम्स, तो इसमें दो पार्ट, ये वाला अपर पार्ट, दिस इज द लोअर वन। अब इसमें एक लार्जर सब यूनिट, दिस इज कॉल्ड लार्ज सब यूनिट एंड दिस इज कॉल्ड स्मॉलर सब यूनिट। तो दो सब यूनिट्स पर बेस करते हैं, ये डॉम शेप स्ट्रक्चर होती है इनकी। दो सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो राइबोसोम्स का जो सब यूनिट पार्ट है, लार्ज सब यूनिट, ये एडजस्टमेंट ऑफ दी टीआरएनए में बहुत बड़ा रोल कर रहा होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है ये अपने ऊपर कैरी कर रहा होता है एमआरएनए को, जिसके साथ कोड्स लगे हुए होते हैं ताकि डिकोडिंग का प्रोसेस हो, कोड एंटीकोड मैच करें और प्रोटीन बनने के लिए अमीनो एसिड यहाँ ड्रॉप किए जाएं। तो स्ट्रक्चर वाइज स्मॉलर एंड सिंपलर स्मॉलर सब यूनिट एज वेल एज द लार्जर सब यूनिट, दो किस्म के सब यूनिट इनके पास मौजूद होते हैं। अब ये तो थी इसकी स्ट्रक्चर। देन हम बात करते हैं जब फंक्शन की, तो बेटा राइबोसोम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल अदा करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बेटा सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन सेंसाइजेशन होती है, जिस भी किस्म की प्रोटीन बननी होती है, उन्हें बनने में कौन हेल्प कर रहा होता है? उन्हें हेल्प कर रहा होता है कौन? राइबोसोम्स, जो कि बिलियंस पर सेल होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल, इसलिए इन्हें कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। याद रखिएगा, ये आपके इंट्री टेस्ट के वेरियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म एक्ट एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो जब अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस, सेल के साइटोप्लाज्म में जितनी भी टाइप की प्रोटीन बन रही होती हैं, दैट इज इन दी राइबोसोम्स, सो इन्हें कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज। अब इसको बायोकेमिस्ट्री या कंपोजिशन वाइज देखें तो याद रखिएगा राइबोसोम्स की जो कंपोजिशन है, फंक्शन तो हमने देख लिए कि फंक्शन है प्रोटीन बनाना, कंपोजिशन वाइज इसमें मौजूद होते हैं आरएनए, स्पेशली आरआरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, एंड 50 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। 50 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन जो होती हैं वो पाई जाती हैं राइबोसोम्स में और आरएनए। तो आरएनए में राइबोसोमल आरएनए प्लस 50 डिफरेंट काइंड्स की प्रोटीन मिलकर ये डॉम शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो दो सब यूनिट पर है, स्मॉलर सब यूनिट एज वेल एज द लार्जर सब यूनिट्स। इसका काम इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए को फॉलो करते हुए, न्यूक्लियस की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सेल के अंदर जितनी भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होती हैं उसको बनाना होता है, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल कहते हैं, राइबोसोम्स को। देन हम देखते हैं इन केस ऑफ नेक्स्ट वन ऑर्गेनेल, दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल। दी सेंट्रियोल्स। अब ये तो हमने देखा कि ऑल यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में है, बट सेंट्रियोल्स ओनली इन एनिमल सेल्स, ओनली इन एनिमल सेल्स। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ ये कहां होते हैं? एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और इनकी कंपोजिशन देखी जाए, अब ये कहां होते हैं? नियर दी, इनकी लोकेशन कहां है? नियर द न्यूक्लियस ये पाए जाते हैं। मे बी सिंगल इन ईच सेल, मे बी 2 इन ईच सेल, और इन्हें जनरली हम कहते हैं सेंट्रोसोम्स। वो बॉडीज जो न्यूक्लियस के नियर बाय पाई जाती हैं, लेकिन ये बॉडी जो सेंट्रियोल की फॉर्म में, ये अब इनकी जो कंपोजिशन है दैट इज, इसमें क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ट्यूबुलिन
प्रोटीन्स होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल में। तो अब इसमें 9 पैरेलल फिलामेंट्स, 9 पैरेलल filaments of the macrotubules and 3 rows like this। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज लाइक दिस 9 पैरेलल फिलामेंट्स। Nine parallel filaments of the what? Tubulin protein। तो 9 पैरेलल फिलामेंट्स और इस तरह ये स्ट्रक्चर इनकी होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन के 9 फिलामेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? दिस इज कॉल्ड दी सेंट्रियूल, जो कहां पर मौजूद है? एनिमल सेल में, और मे बी 1 और मे बी 2 नियर द सेल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेंट्रोसोम्स। द बॉडी इज नियर द सेल। ठीक है। कंपोजिशन वाइज ट्यूबुलिन प्रोटीन, स्ट्रक्चर वाइज 9 पैरेलल फिलामेंट की अरेंजमेंट हमने देखी। अब इसके फंक्शन वाइज याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ दी फंक्शंस ऑफ सेंट्रियूल, तो सबसे बड़ा रोल इनका, सबसे बड़ा फंक्शन, पहली बात तो यह कि ये एस्ट्रल रेजेस पैदा करते हैं, प्रोड्यूस एस्ट्रल रेज। क्या पैदा करते हैं बेटा? ये एस्ट्रल रेडिएशन पैदा करते हैं जो कि हेल्प करती हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन या फाइबर, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बेटा ये मूवमेंट क्रोमोसोम्स की होती है, दैट इज फैसिलिटेटेड बाय दी स्पिंडल फाइबर्स इन केस ऑफ एनिमल सेल, एंड स्पिंडल फाइबर्स आर फाउंड बाय दी एस्ट्रल रेजेस व्हिच आर रेडिएट फ्रॉम दी सेंट्रियूल्स। फॉर एग्जांपल यहां पर हम अगर स्पिंडल फाइबर देखें तो ये हमारे पास मौजूद है 2 सेंट्रियूल। हमने पढ़ा था जब सेल डिवीजन होगी, अगर एक है तो डिवाइड होकर अपोजिट पोल में आ जाएगा, अगर 2 हैं तो दोनों अपोजिट पोल पर होंगे, और ये रेडिएट करते हैं खास किस्म की रेजिस को, जिन्हें हम नाम देते हैं एस्ट्रल रेज। अब ये एस्ट्रल रेजिस सेल के अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होती है, इनको इकट्ठा करते हैं, ट्यूबुलर प्रोटीन को, और उन्हें अरेंज करते हैं अराउंड देमसेल्फ। जो बिल्कुल स्मॉल होते हैं उसे हम कहते हैं शॉर्ट फाइबर्स, शॉर्ट स्पिंडल फाइबर। और जो पोल से, ये रीजन कहलाता है पोल, ये कहलाएगा इक्वेटर। जो पोल से इक्वेटर तक आते हैं उसे हम नाम देते हैं हाफ स्पिंडल फाइबर, या जिसे डिस कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं। और जो पोल टू पोल दोनों के साथ मौजूद होते हैं दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस और कंप्लीट, कंटिन्यूअस और कंप्लीट स्पिंडल फाइबर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं एनिमल सेल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो बनते हैं, उनको बनने में कौन हेल्प कर रहा है? सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम सेंट्रियूल है और 9 पैरेलल फिलामेंट पर मुश्तमिल है। इनमें से निकल रही हैं एस्ट्रल रेजिस। अब ये रेजिस क्या कर रही हैं? अट्रैक्ट कर रही हैं। किसको अट्रैक्ट कर रही हैं? प्रोटीन फाइबर्स को। ये फाइबर्स जब आके अरेंज होते हैं तो अगर तो पोल्स पर ही रेडिएट कर रहे हैं, पोल्स पर मौजूद हैं, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट फाइबर्स।
और अगर पोल से इक्वेटर तक आ रहे हैं, दिस इज इक्वेटर लाइन, जिसे कहते हैं हाफ स्पिंडल फाइबर या डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, या इसे इनकम्प्लीट भी कहेंगे। और अगर पोल टू पोल जा रहे हैं तो दैट इज कंटिन्यूअस और कंप्लीट स्पिंडल फाइबर। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं विद द हाफ स्पिंडल फाइबर, और जैसे ये स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल और सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं। दो न्यूक्लियस बनने के लिए क्रोमोसोम की मूवमेंट को फैसिलिटेट करना काम होता है स्पिंडल फाइबर्स का। और स्पिंडल फाइबर कौन बनने में हेल्प करते हैं? सेंट्रियूल्स, जो कि नॉन पैरेलल फिलामेंट की स्ट्रक्चर हैं और एस्ट्रल रेज प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एस्ट्रल रेज। तो ये हमारे पास थे सेंट्रियूल, और फंक्शन ऑफ सेंट्रियूल मींस स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एंड सेल डिवीजन में बाय मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम हेल्प करना। ये क्रोमोसोम की जो मूवमेंट फैसिलिटेट होती है इन एनिमल सेल, दैट इज बाय दीज फाइबर्स, एंड दीज फाइबर इज ड्यू टू द सेंट्रियूल्स। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट वन है दिस इज अबाउट द चैप्टर नंबर 4. वी हैव डिस्कस all the cell organelles, cellular components. ऑर्गेनेल्स में हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया नॉन मेम्ब्रेनस, राइबोसोम एंड सेंट्रियूल्स। प्रीवियस लेक्चर में हम डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड एंड सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं अबाउट दिस टॉपिक और दिस चैप्टर, which of the following cell organelle only found in the animal cell cytoplasm and concerned with movement of chromosomes during cell division. ओके, क्या कह रहा है कि वो कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो कि एनिमल सेल साइटोप्लाज्म में होता है और कंसर्न करता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम के साथ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो हमारा ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में द लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी में हमारे पास ऑप्शन है द सेंट्रियूल्स, ऑप्शन सी है द बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है ओनली वैक्यूल्स। सो याद रखिएगा, वी हैव डिस्कस इन द सेंट्रियूल, द सेंट्रियूल आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो आपका ऑप्शन था ए लाइसोसोम, बी था सेंट्रियूल, सी था बोथ ए बी, और डी है वैक्यूल ओनली। बट द फंक्शन ऑफ movement of chromosome during cell division is the responsibility of centriole, so your answer should be B. Then the next question is, all are true about the lysosomes, else, or we can say that except. Option A, concerned with
cellular digestion. Option B, autophagy. Option C, the helps in cell division. Option D, the सेल डिफेंस. तो बेटा याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारे पास कह रहा है कंसर्न विद सेलुलर डाइजेशन, जो कि ऑलरेडी फंक्शन होता है लाइसोम का. ऑटोफैगी में भी लाइसोम जाते हैं. हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड सेल डिफेंस, सेल डिफेंस भी कर रहे हैं. सो एल्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास आंसर है, दैट इज आंसर सी. देन दी next question is of the following organelles of eukaryotic and prokaryotic cell cytoplasm associated with protein synthesis and termed as protein factories. वो कौन सी ऑर्गेनेल हैं? मीन्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल cytoplasm associated with the protein synthesis and termed as protein factories. क्या कह रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस से और प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाएगा. तो ऑप्शन हमारे पास ए है, दैट इज द लाइसोसोम्स. बी है राइबोसोम्स. सी है माइटोकॉन्ड्रिया. डी है दी centrioles. So you know very well, protein sensitization is the function of ribosomes and they are called also protein factories. So option B should be your answer, because ribosomes are termed as protein factories and they are responsible for the synthesis of various type of proteins in the living cell under structure of DNA, or we can say that under structure of nucleus. Then the next one MCQs is the chromosomes with equal arms are A metacentric, B acrocentric, C telocentric, D submetacentric. सबमेटा
तो बेटा हमने डिस्कस किया था जिस क्रोमोसोम की आर्म्स एक जैसी हो उसको हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास दिए गए मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ओके, सो योर आंसर शुड बी द ए। इक्वल आर्म्स वाले क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं मेटासेंट्रिक। दिस इज मेटासेंट्रिक, दिस इज मेटासेंट्रिक। Then the next one question is the all are true about the mitochondria as functionally except or else. Option A, site of aerobic respiration. B, the ATP formation by the digestion of by the breakdown of glucose. Option C, self-replicating organelle. Option D, associated with cellular secretion. तो बेटा ऑप्शन ए है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑलरेडी फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। एटीपी फॉर्मेशन भी, सो इसे पावर हाउस भी कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है, ऑन डीएनए आरएनए होता है। सो एल्स की जब हम बात करें तो सेलुलर सिक्रेशन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का है, सॉरी गोल्जी बॉडीज का है, माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा डी। So the next one and the last one question about this topic is about this chapter is the chemical synthesizers and storage bodies in plants, plant cells are। केमिकल सेंथसाइजर एंड स्टोरेज बॉडीज कौन सी हैं प्लांट सेल में, ये पूछना चाह रहा है आपसे। और ऑप्शन ए है व्हाट इज दी प्लास्टिड्स, बी है वैक्यूल्स, सी है लाइसोसोम्स, डी है दी डिक्टायोसोम्स, जिसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी बॉडीज। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन है इसके प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स बी में, सी में लाइसोसोम, डी में डिक्टायोसोम और गोल्जी बॉडीज। योर आंसर शुड बी plastids act as chemical synthesizer and storage bodies. We have discussed in double membrane bond organelles of the cell cytoplasm. Inshallah, in the next lecture we will discuss the new chapter of first year biology.